नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे का जो हश्र हुआ, उनकी पार्टी की जो हालत हुई, अब उसी दशा दिशा को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है शरद पवार की एनसीपी। उद्धव ठाकरे के परिवार से तो खैर किसी ने बगावत नहीं की थी। पार्टी के भीतर जो जमीन से जुड़े हुए, जमीन पर काम करने वाले एकनाथ शिंदे थे और उनके साथ 39 पार्टी के विधायक थे, 13 एमपी थे, 10 निर्दलीय थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे का एमवीए का साथ छोड़ दिया। नतीजा, उनकी सरकार धड़ाम से नीचे गिरी, उनकी कुर्सी खिसक गई। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। उनकी पार्टी भी उनके हाथ से निकल गई, उनका सिंबल भी गया और अब मातोश्री में वो आदित्य ठाकरे, संजय राउत और अनिल परब जैसे कुछ बहुत ही करीबियों के साथ बैठे हुए हैं, बस बयानबाजी कर रहे हैं। लगभग वही हालत अब शरद पवार की होती हुई दिखाई दे रही है, जो एक समय उद्धव ठाकरे को अपरिपक्व बता रहे थे और ये कह रहे थे कि चूंकि वो नासमझ हैं, अभी उनको इतना अनुभव नहीं है, इसलिए वो पार्टी टूट गई और उनको पता भी नहीं चला। तो अब शरद पवार को क्या कहेंगे? दूसरी बात, जिन शरद पवार को मराठी मीडिया और यहाँ का दिल्ली का लुटियन मीडिया का भी एक बड़ा पार्ट राजनीति का चाणक्य बताता है, अब वो सारे कहाँ छुपे बैठे हैं। और शरद पवार के साथ ये क्या हुआ? महाराष्ट्र में जो कुछ इस समय चल रहा है, पूरा देश और दुनिया भी बहुत दिलचस्पी से उसको देख रही है। चलिए सीधे जुड़ते हैं मुंबई से भाऊ तोरसेकर साहब के साथ। भाऊ तोरसेकर को जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ नमस्कार। नमस्कार। बहुत स्वागत है भाऊ। भाऊ, कुछ दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है और अगर रोटी ना पलटी जाए तो जल जाती है। लेकिन सब जानते हैं कि रोटी हाथ से तो पलटी नहीं जाती है, चिमटे से पलटी जाती है और उस चिमटे को लेकर के तो उनके भतीजे भाग गए। नहीं, उसको रोटी या तवा बोलने के बजाय मैं तो बोलूंगा उन्होंने अलग से एक चूल्हा ही बना लिया। रोटी जलने की इनको चिंता थी, लेकिन उसने बोला कि तो आपका चूल्हा आपको सलामत रहे, हम तो अलग से चूल्हा बना रहे हैं। मराठी में उसको हमारे यहाँ कहावत है, वेगड़ी चूल मांडने, यानी घर टूट जाता है। दो भाई अगर अलग होते हैं, एक बड़ी फैमिली है, उससे कोई अलग हो जाता है तो उसको अलग चूल्हा लगाना बोलते हैं। तो वेगड़ी चूल मांडणं असं ऐसा बोला जाता है। तो उनके भतीजे ने ये जो किया है वो समझना जरूरी है कि अभी उनकी भी उम्र 65 साल हो गई है। अब कब तक ये आपके हाथ के नीचे काम करते रहेंगे? उसकी उम्र देखिए, और 5 साल के बाद वो तो 70 साल के हो जाएंगे। तो कौन, यानी पवार साहब अगर किसी के हाथ में, बेटी के भी हाथ में नहीं दिया ना, तो ठीक है भाई, भतीजे को नहीं देना, बेटी को दे दो। यानी हम अगर दूसरी जगह देखें तो उनसे भी उम्र में लालू प्रसाद वगैरह कम है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के हाथ में राजनीतिक पार्टी अपने सौंप दी। मुलायम ने दे दी, बहुत सारे लोगों ने दे दी, तो वो आगे चलकर बाला साहब की जगह उद्धव ठाकरे आ गए, अलग अलग आ गए, ये छोड़ नहीं रहे। और छह दशक के उनका काम चल रहा है, 6 दशक से, यानी 67 में ये बने हैं मिनिस्टर। अब उसको देखो कितना हो गया, 66 साल हो गए एमएलए बनने के बाद। तो और क्या बचा है? हव्यास किस बात का है? अपेक्षा आकांक्षा किस बात की, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर भी आज निकले, घर से बाहर निकले कि मैं लड़ूंगा और कोर्ट में नहीं जाऊंगा, फिर से मेरी पार्टी खड़ी कर दूंगा। अरे पार्टी खड़ी करते 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 कितने साल हो गए, अब तक इनकी पार्टी खड़ी नहीं हो रही।
और बातें कर रहे, सामने बैठे हमारे पागल मराठी जर्नलिस्ट क्या बातें करते। ये बोल रहे कि 1980 में मेरे साथ 56 एमएलए चुनकर आए थे, 6 बच गए, 50 निकल गए। अब देखिए कितनी बारीकी से झूठ बोलते। इनके पार्टी के 56 नहीं आए थे, जो यशवंतराव चव्हाण और ब्रह्मानंद रेड्डी की पार्टी थी उसके लोग आकर आए थे 56 चुनकर। और वो जब इंदिरा जी फिर जोर शोर से वापस आ गई तो यशवंतराव भी घुटने टेक कर इंदिरा के पास चले गए। तो इंदिरा जी ने यशवंतराव को पार्टी में नहीं लिया था, चौहान को, लेकिन जो 50 एमएलए थे उनको साथ ले आए, साथ मिला लिया पार्टी में। तो चौहान यानी शरद पवार के 50 एमएलए नहीं गए थे, यशवंतराव चौहान वगैरह उनकी पार्टी थी पवार की, उसमें से निकल गए थे, लेकिन ये यशवंतराव का नाम नहीं बताते। ये समझना जरूरी है कितनी बारीकी से झूठ बोलते हैं। अब परसों की बात है, उन्होंने बीजेपी को, हमने देवेंद्र ने बोला कि सपोर्ट किया था, नहीं किया था 19 में, ये तो ये 14 का सपोर्ट बात कर रहे हैं और 19 से जोड़ रहे हैं। जी जी जी, यानी आदतन झूठ बोलना, इनको सच भी बोलना होता है ना तो ये झूठ बोलते ही है, इसलिए इनके झूठ में सच ढूंढना पड़ता है जो कभी कभी निकल आता है। तो भतीजे ने जो किया वो मुझे लगता है सही किया, क्योंकि उसकी उम्र निकल गई है, उम्र निकल गई है, 65 साल हो गए। अजीत दादा की उम्र आज 65 साल है, उनकी बेटी भी अगले साल 60 साल की हो जाएगी। जी जी, यानी हम देखते हैं कि सास बहू जो चलता है, ये तो राजनीति में सास बहू करके बैठे कि सास भी कहू बहू थी तो बहू की सास बन गई, फिर भी उसकी सास है वो बोलती नहीं अभी भी तू बहू है, और उसकी भी बहू आ गई है, तो क्या करेंगे। तो थक जाते हैं लोग, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये जब ये सिचुएशन थी तब इन्होंने निवृत्ति होने, रिजाइन होने का या नाटक किया था ना, 2 मई को किया था, बिल्कुल 2 महीने बाद भतीजे ने नाटक किया है। 2 मई की उनका ड्रामा चला, 2 महीने बाद 2 जुलाई को इनके भतीजे ने नाटक किया। भाऊ मैं आंकड़े देख रहा था, 1999 में इन्होंने अलग पार्टी बना करके पहला चुनाव लड़ा था, 58 सीटें आई थी, 22% वोट शेयर मिला था। फिर अगले चुनाव में बढ़कर के सीटें तो हो गई 71 जब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के लड़े, लेकिन वोट शेयर इनका रह गया करीब करीब 19%, 3% से ज्यादा घट गया। 2009 में 62 सीटें आई, 16% इनका वोट परसेंट रह गया। 2014 में 41 सीटें रह गई, 17% के आसपास वोट शेयर। और 2019 पिछला चुनाव 54 सीटें और 16% के आसपास, 17% लगा लीजिए इनका वोट शेयर। ये कभी भी पूरे महाराष्ट्र के नेता क्यों नहीं बन पाए भाऊ? और पिछले दिनों तो इनके भतीजे ने, जो जिन्होंने बगावत की है, उन्होंने इनकी मौजूदगी में ऐसे बहुत सारे नेताओं के नाम गिना दिए थे, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी, केसीआर, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, के इन्होंने अपने दम पर अपनी सरकारें बनाई और जनादेश लिया। अपने चाचा को ही खरी खोटी सुना रहे थे और शरद पवार की समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, समझ में तो सब आता है, देखिए समझ में तो सब आता है। मैंने पिछले हफ्ते में भी एक वीडियो बनाया था कि लुटियंस मीडिया जिसको स्ट्रांग मराठा बोलते हैं वो रॉन्ग मराठा है। वो स्ट्रांग तो है ही नहीं, कभी भी नहीं थे अपनी ताकत पर। और इन्होंने जब गठबंधन बनाए, वो गठबंधन भी कभी मेजोरिटी में नहीं है, पार्टी की बात ही छोड़ दो आप। और इनको कांग्रेस में राजीव गांधी ने वापस ले लिया, उसके बाद क्या हुआ कि उनके सिवा जो कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में आती थी उसको इन्होंने माइनॉरिटी में, यानी मेजोरिटी इनकी चली गई कांग्रेस की। तो इनके पास है कुछ नहीं, लेकिन एक बात है कि मीडिया इनका एक आभास खड़ा कर देते हैं। अभी भी देखो, शरद पवार ने ऐसा कुछ सर को हाथ लगाया तो देखो, शरद पवार ने सर को
लेफ्ट से हाथ लगाया है। इसमें भी कोई डिप्लोमेसी है? ये जो कहने की बात बन गई है ना, मराठी मीडिया जो है वो इनका इतना गुलाम है कि पवार साहब गलती करे तो गलती में भी अभी भी चर्चा चालू है कि हाँ पवार ने ही ये सब किया होगा। तो मुझे एक याद आती है कि मैंने माफिया की हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें एक मर्डर थी, तो कोर्ट में तय हो गया कि हाँ इन दोनों ने इनको किडनैप किया था। तो वो किडनैप करने वाले भी मानते थे कि हाँ हमने इसको किडनैप किया था, हमने इसको गाड़ी की डिक्की में बंद किया था, लेकिन हमने इसको मारा नहीं है। तो जज ने पूछा फिर किसने मारा है? बोले इसने खुद को मारा है। तो बोले कैसे? तो ये तो वो किडनैपर बोलते हैं हमने इसको इस ढंग से बांध दिया था कि इससे हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे और वो खुलाने की कोशिश करेगा तो अपने आप को फांसी लगा देगा। तो इसलिए ये हाथ पांव खुले करने गया और उसने खुद को मारा है। आज शरद पवार की राजनीतिक सिचुएशन हम देखते हैं तो बिल्कुल वैसी है। उनको कोई खत्म नहीं करना चाहता, वो खुद को ही खत्म करने पर आमादा हो गए। ये भी जो हुआ है इसकी जरूरत नहीं थी। जिस पार्टी की नेशनल रिकॉग्निशन थी वो हटा दी गई चुनाव आयोग से, तो उसके बाद ये नेशनल लेवल पर 2 कार्याध्यक्ष अपॉइंट करते हैं। क्या मजाक है? आपकी पार्टी ही नेशनल नहीं है, उसके लिए प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को 2 कार्याध्यक्ष अपॉइंट किए गए। यानी क्या करते हैं? बचकाना हरकत कितनी करनी है इस उम्र में, इसका भी कुछ समझ इनको होनी चाहिए ना। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये सब पिछले, मैं तो आजकल थक जाता हूं तो हिंदी नहीं बना लेता, लेकिन पिछले 6 महीने में मैंने इस पर बहुत सारी मराठी में वीडियो बनाए थे। ये क्या क्या होने वाला है। कल मेरे पास इंटरनेट बंद था तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ही पुराने वीडियो के लिंक मुझे ही भेज दिए। आप पढ़िए, आपने बताया था, आप पढ़िए, आप सुनिए, आपने बताया। तो ये जो कुछ होने वाला है इस सामने दिखाई दे रहा था, उसमें कोई नई बात है नहीं, नई बात है नहीं। भाव ये बताइए कि इस समय जो चल रहा है उससे तो ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष ऑलमोस्ट खत्म, शिवसेना लगभग खत्म, अब नई शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, एनसीपी लगभग खत्म, अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी अब सरवाइव करेगी। और लगभग ये भी उसी लाइन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस लाइन पर एकनाथ शिंदे गए थे। उन्होंने बात अजित पवार कह रहे हैं। एक तरफ कहा शरद पवार ने कि हम ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी को फिर से खड़ी करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन इस बीच एक और खबर आ गई, जो आप कह रहे हैं कि ये बात बात में झूठ बोलते हैं। खबर ये आ गई कि चुनाव आयोग में भी पहुंच गए हैं और इन्होंने जो है विधानसभा के स्पीकर के यहाँ भी अपनी एक अर्जी लगा दी है कि साहब इनको अयोग्य घोषित करिए, जिन्होंने अनुशासनहीनता करके जाकर के शपथ ग्रहण की है। किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति को? नहीं, इसके लिए हमको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि जो कुछ एकनाथ शिंदे के मामले में हुआ 1 साल पहले, वो सब राजनीति अलग स्तर पर चल रही थी। जो डिफेक्शन एक्ट है या 10वां शेड्यूल है, 10th शेड्यूल, इसमें जो लोग टूटते हैं, इनको क्या बोलते हैं, उनको अपात्र बनाया जाता है, उससे एक नया रास्ता ढूंढा गया। और आज तक वो एमएलए एकनाथ शिंदे के ये अपात्र नहीं हुए। अब आपको याद दिला दूं कि जब फरवरी में एकनाथ शिंदे के पार्टी को चुनाव आयोग ने असली पार्टी डिक्लेयर किया था, तो उसके बाद अरे ये कैसे हो सकता है, बाला साहब ने बनाई हुई पार्टी है, बाला साहब ने अपने बेटे को सौंपी हुई पार्टी है, इस पर चुनाव आयोग उसको उठाकर दूसरी को पार्टी कैसे दे सकता है। ये चिल्ला रहा था कौन? सुप्रिया सुले। तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई पार्टी तो हाथ से निकल गई उद्धव के, लेकिन रो रही है सुप्रिया क्यों? क्या ये डर रही है कि अपना चचेरा भाई अपने बाप की पार्टी लेकर भाग जाएगा? इसका डर क्या है क्या इनको?
ये वीडियो मैंने फरवरी में बनाया था मराठी में जी। बिल्कुल वही हुआ है। यानी एकनाथ शिंदे, ये एक एक्सपेरिमेंट है कि पार्टी में जो डिफेक्शन एक्ट या 10 शेड्यूल वगैरह, इससे पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी खत्म कर दी थी। तो हर पार्टी में डेमोक्रेसी हो, वो री एस्टेब्लिश हो, इसके लिए जो प्रयास है उसको एकनाथ शिंदे की बगावत बोल सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब ये हो गया, इसके बाद एनसीपी में हो गया, और बहुत सारी पार्टियों में ये हो सकता है कि भाई असली पार्टी जो एक बार एमएलए चुनकर आए, इन्होंने किसी को लीडर बनाया, बस वो हुकुम शाह बना बैठा है, तानाशाह बना बैठा है कि हाँ मुझे तेरा शर्ट पसंद नहीं, इसको डिस्क्वालीफाई कर दो। ये क्या मामला है? और इससे जो विधानसभा अध्यक्ष था उसको राजनीति में लाया गया, वो राजनीति से परे रहता था। विधानसभा अध्यक्ष जो था वो राजनीति से परे रहता था। आपको याद होगा 4 साल 5 साल पहले जब कर्नाटक में ऐसी सिचुएशन आ गई, तो वो जो कुछ एमएलए थे उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन सभापति के ऑफिस में दे दी थी। तो सभापति क्या बोलता है, नहीं नहीं मेरे सामने आकर देनी चाहिए, मैं तो नहीं था। अब ये एमएलए ने उनको फोन किया था, हम आ रहे, हम रेसिग्नेशन दे रहे, तो ये वहां से निकल गए और बाद में बोलते कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं मिला है और सामने से देकर दिया नहीं है। तो फिर विधानसभा अध्यक्ष का ऑफिस क्यों चाहिए? अगर उसका स्टाफ एक लेता है तो वो सभापति का नहीं होता। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि डिफेक्शन लॉ जो आ गया, उससे जो उसको अध्यक्ष को ही राजनीति में लाया गया, और जितना डिफेक्शन लॉ लाने से डिफेक्शन हुआ है उतना पहले क्या बोलते होलसेल मार्केट जैसा नहीं होता था, अब तो हो रहा है। तो ये कानून हटाना है तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि बीजेपी या बीजेपी के हाईकमांड वो एक्सपेरिमेंट कर रही है। भाव उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं और दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, जहां से 48 सीटें आती हैं लोकसभा की। क्या हम ये मान करके चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि उत्तर प्रदेश में तो उसे कहीं कोई चुनौती है ही नहीं, ऑलरेडी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दीवार से लग चुकी हैं, अब क्या 48 सीटों वाले महाराष्ट्र को भी बीजेपी ने साध लिया है पक्के तौर पर, यकीनी तौर पर हम ये मान लें, या अभी भी कोई पेंच है इसमें? नहीं, एक बात साफ हो गई है कि जिस ढंग से ये घटनाएं हुई है उसके बाद शिवसेना हो या एनसीपी हो, ये पार्टियां सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। इनको जनता से या अपनी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, ये तो बीजेपी ने प्रूव किया है। सबसे बड़ी ताकत उनके 105-6 एमएलए है, फिर भी जितनी मिनिस्ट्री उनके पास है उतनी एनसीपी के पास और एकनाथ शिंदे के पास है। तो इसमें सैक्रिफाइस किसने किया? सत्ता के लालची कौन है? जिनके पास 35-40 है वो जितनी मिनिस्ट्री मांगते हैं बस उतनी मिनिस्ट्री बीजेपी के पास है, जबकि इन दोनों का इकट्ठा करो तो भी बीजेपी के अकेले के एमएलए ज्यादा है। तो सत्ता के लालची कौन है ये प्रूव कर दिया बीजेपी ने। और कॉमन मैन वहां देखकर ये समझ लेता है, उसको किसी बड़े कोई एनालिस्ट की जरूरत नहीं होती। सामान्य जनता होती है वो समझ लेती है, सामने देखकर उसे पता चलता है कि लालची कौन है। कि 105 वाले 105 एमएलए जो उनके पास है, उनके पास जितनी मिनिस्ट्री है उतनी ही 40 एमएलए की पार्टी और उतनी 35 एमएलए की पार्टी ले रही है और उसके लिए पार्टी छोड़ रही है। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है ये जनता समझती है। और इसकी कीमत आज नहीं, जब चुनाव आएगा तब जरूर एमसीपी और शिवसेना को, उबाठा को, यूबीटी जो है उनको भरनी पड़ेगी इसकी कीमत। इतनी आसान बात है नहीं। भाऊ, अगर विपक्षी एकता की जो मुहिम शुरू हुई थी उसकी बात करें तो ये लोग
पिछले महीने की 23 तारीख को पटना में जुटे थे और बहुत सारे दूसरे कारणों को गिनाते हुए एक कारण ये भी गिनाया जा रहा है एनसीपी के बागी विधायकों की तरफ से कि चूंकि शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल वहां गए थे और ये राहुल गांधी की लीडरशिप एक्सेप्ट कर रहे थे, इसलिए भी हमने बगावत की है। उसको जो आरोप लगाया गया है, इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं जिनकी वजह से अजित पवार ने चाचा को एक तरीके से पटक दिया और चले गए पार्टी लेकर के, वो कौन कौन से कारण हैं भाऊ जो आप समझते हैं कि अजित पवार इस कदम को उठाने के लिए बाध्य हुए? तो पहली तो बात, उनकी उम्र खिसकती जा रही है। एक सीधी बात है कि उन्होंने 4-5 महीने पहले एक इंटरव्यू में बोल दिया था किसी चैनल पर कि 2009 में जब 2004 में जब पार्टी सबसे बड़ी 71 सीटें लेकर आई थी, तब चीफ मिनिस्टरशिप पर हमारा दावा हो सकता था, लेकिन वो नहीं, दावा किया नहीं गया और वो पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान है। तो उनका अंगुली निर्देश सीधे सीधे शरद पवार की तरफ था और उसके बाद हम कभी खुद के पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाए। तो तब से लेकर आज तक वो सीधे सीधे प्रयास कर रहे हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, और जब तक चाचा की पार्टी है और चाचा की हुकूमत है तो चाचा मुझे चीफ मिनिस्टर बनने ही नहीं देगा। बाकी कोई बना सकता है लेकिन चाचा तो नहीं बना सकता। तो ये निर्णय उन्होंने किया है। और दूसरी बात है कि पवार साहब भी एक समझते हैं कि अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। वो बेटी को कहीं ना कहीं सेटल करना चाहते, कहीं ना कहीं सेटल करना चाहते, लेकिन ये भी बात होती है कि अरे भाई आज तक तो आप सेक्युलर थे, ये चर्चा होगी तो वो भी नहीं चाहिए। यानी खुद ने ही जो जाल फैलाया है आज तक, उसमें ही पवार फंसते और धंसते जा रहे। तो अजीत दादा ने जो किया है वो उनके लिए किया है, उनके लिए, खुद के लिए किया है, और उसमें मैं कोई गलत नहीं मानता। अरे 40 की उम्र में, 40 की उम्र में शरद पवार चीफ मिनिस्टर बन गए थे दगाबाजी करके, और ये उससे 25 साल ऊपर चले गए। 65 साल उम्र है अजीत दादा की, और आज भी कौन सी पतलून पहनूं या कौन सी टोपी पहनूं ये चाचा बताएंगे। शर्म आती होगी ना उनको भी। ठीक है, बुजुर्ग होते हैं, हम घर के बुजुर्ग है, उनको मान सम्मान देते, लेकिन तू कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा, कितने टाइम घर से निकलेगा, कब तक बाहर रहेगा, ये बातें नहीं बुजुर्गों ने बताई थी। ये बच्चा नहीं है, लेकिन जिस ढंग से। और दूसरी बात है कि उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया शरद पवार की औकात क्या है। जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया वो एक दिन में शरद पवार के निवास स्थान पर उनसे मिलने तक नहीं गया, बीमार थे तभी भी। तो एक तरीके से मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे ने बगावत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा अजीत दादा को मिली है, तो उद्धव ठाकरे के कारण मिली है, जिन्होंने 2.5 साल में एक बार भी शरद पवार के घर जाने की कोशिश नहीं उठाई। भाव क्या महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, इससे जो विपक्षी दलों की एकता की मुहिम शुरू हुई थी उसको बड़ा धक्का लगेगा? और नंबर 2, बाद नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ सकते हैं, उनकी पार्टी में भी टूट फूट हो सकती है। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार की पार्टी बची कहाँ है, वो तो टूटने के कगार पर है। हाँ, बीजेपी उनको सिग्नल नहीं दे रहे टूटने वालों को, वरना वो तो टूटने के कगार पर है। लेकिन जो विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं, उसमें एक बात ऐसी है कि वो एक एकजुट ना बने, उसका गठबंधन ना बने, यही तो काम मोदी जी ने शरद पवार पर सौंपा है। इसलिए शरद पवार वहां रहेंगे और उनकी फौज यहाँ रहेगी। जैसे वो आपको याद होगा कि श्री कृष्ण खुद तो अर्जुन के सारथी बने थे और उनकी सेना कौरवों के पास थी। तो इनका तरीका ये है कि भाई पार्टी कोई भी हो, सत्ता में तो हमें रहना है, तो अपने
जो चेले है चपाटे उनको उधर भेजा है, भाई वहां से कमाओ और मुझे लाते देते रहो, बाकी मैं यहाँ बैठे तुमको भी गाली दूंगा, तुम उधर से मुझे गाली देना। गाली देने से क्या होता है? शरीर में छेद तो नहीं होते, तुम वहां से गाली दे दो, मैं यहां से गाली दे दूंगा, कोई बात नहीं। देखो शर्म जब छोड़ते, एक वेश्या होती है, उसको पहले 2-3 बार शर्म आती है, फिर उसको शर्म नहीं लगती ना, वो बोलती है तो धंधा है मेरा। हमने कभी देखा है कोई देह विक्रय करने वाली महिला जो है, वो पहले कुछ दिन शर्म आती है, बाद में खुले में तो धंधा करती है। शर्माने की क्या बात है उसमें, क्योंकि तो मेरा धंधा है ना, वो तो कहेगी आपको कि मेरा ये धंधा है। मुझे तो याद है बरखा दत्त का एक प्रोग्राम मैंने एनडीटीवी पर देखा था, वहां महेश भट्ट आके बोला कुछ किसी बात पर बोले थे, अरे ये है वो आपका, वो बोले मैं तो प्रोस्टिट्यूट हूँ, नाके पर खड़े रहते हूँ, जो कोई पैसा देगा उसके साथ निकल जाऊंगी, सो जाऊंगी। ये महेश भट्ट ने बोला था, जिनको सेलिब्रिटी करके पेश किया गया था। तो राजनीति में भी बहुत सारे सेलिब्रिटी होते हैं। तो मुझे लगता है कि शरद पवार ने, और मेरा ख्याल है छगन भुजबल और अजीत दादा ने खुद बोला है कि हम पवार साहब से बात करके निकले हैं। तो मुझे लगता है उसका मतलब यह है कि चाहे वहीं जाओ, लेकिन सत्ता में रहना वही पॉलिटिक्स है। सत्ता के बाहर रह के संघर्ष वगैरह बात करना ठीक है, वो सोशलिस्ट करेंगे, कम्युनिस्ट करेंगे, हम ओरिजिनल कांग्रेसी है। हम जो राजा बनेगा उसके जनान खाने में चले जाएंगे। कांग्रेस की नीति आप समझो, कांग्रेस की नीति होती है। और ये मेरा ख्याल है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब थी, उन्होंने दिल्ली पर एक बढ़िया ललित लेख लिखा था कि दिल्ली हर सत्ताधीश के बिस्तर में चली गई है, दिल्ली एक वेश्या है, ऐसी कोई कंसेप्ट मुझे पढ़ा हुआ याद आता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। तो कांग्रेस वही है, जो सत्ता में आ जाएगा हम उसके बिस्तर पर चले जाएंगे, लेकिन सत्ता नहीं छोड़ेंगे। भाव आखिर में मैं देवेंद्र फडणवीस पर एक सवाल का जवाब जरूर चाहूंगा। ये 9 मार्च 2022 की बात है, वो सदन में खड़े हुए भाषण कर रहे थे राज्य की कानून व्यवस्था पर। उन्होंने एक पेन ड्राइव तब के विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल को सुपुर्द की और ये कहा कि जो स्पेशल वकील हैं राज्य सरकार के चौहान, उनके कार्यालय की ये रिकॉर्डिंग है, इसमें 125 घंटे की रिकॉर्डिंग है, जिसमें ये पता चल रहा है कि किस स्तर पर साजिश रची जा रही है, इंक्लूडिंग देवेंद्र फडणवीस के इनका राजनीतिक करियर खत्म कर दो और जो गिरीश महाजन थे उनको मकोका में अंदर डाल दो। 22 मतलब 9 मार्च 2022 और फिर जून 2022 में ही ये सरकार टूट गई। उससे पहले विधान परिषद के चुनाव में इनको पटकनी दी, फिर राज्यसभा के चुनाव में पटकनी दी। वो एक टर्निंग पॉइंट था क्या, या उससे पहले से ही देवेंद्र फडणवीस लगे हुए थे कि अब इस सरकार को विदा करना है, इन साजिशकर्ताओं को कहते हैं ना कि वो छठी का दूध याद दिलाना है। नहीं, वो गलती थी उनकी, मैं उसको गलती इसलिए मानता हूँ कि देखो आपके हाथ में सत्ता आई है, तो उस सत्ता का जो लाभ है वो जनता को दे दो। जो चुनाव हुआ था वो हो गया था, आपके पास 5 साल थे, आप अच्छा काम करते। आपने कैसी मिलीजुली सरकार बनाई है, ये लोग 5 साल में भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा काम करें तो हमने देखा है जिंदगी में, हम देखते हैं कि एक बेटी है या एक बेटा है, वो प्यार में भाग जाते हैं, शादी कर लेते, तो एक तरफ या दोनों तरफ के माँ बाप का गुस्सा होता है, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते अगर वो ढंग से अपनी जिंदगी जी रहे, फैमिली चला रहे, ये जब दिखाई देता है तो दोनों तरफ के हम देखते हैं 90% से ज्यादा लोग अपने बच्चों को स्वीकार कर लेते हैं शादी उनकी। तो उसी ढंग से उद्धव ठाकरे ने जो सरकार बनाई, बीजेपी से दगा किया था, वोटर से दगा किया था, लेकिन अच्छी गवर्नमेंट चला लेते तो लोग उनको स्वीकारते, भूल जाते क्या बीजेपी है। लोगों को बीजेपी से कोई मतलब नहीं होता, बीजेपी को जनता को विचारधारा से मतलब नहीं होता।
लोग सोचते हैं कि भाई मेरे लिए कितनी सुविधा सुसह्य जिंदगी होगी। अगर वो काम महाविकास आघाड़ी यानी एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे मिलकर करते, लेकिन इनको जनता के लिए काम ही नहीं करना था। अरे तुझे सबक सिखा दूंगा, तुझे तेरे दांत खट्टे करूंगा, ये जो दिमाग चलता है ऐसा, तो हाथ के अधिकार का सदुपयोग होने के बजाय वो गलत ढंग से जाने लगते हैं, और इसी कारण ये देवेंद्र को फंसाने में फंस गए, खुद फंस गए। तो बोलते ना, एक चाइनीज कहावत है, वो कहते हैं कि अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हो, किसी को गड्ढे में डालना चाहते हो, तो 2 गड्ढे बनाओ, क्योंकि एक में जिसको मारना है वो तो गिरने वाला है, तो आपके लिए एक गड्ढा बना के रखो। तो ये दूसरे को गड्ढे में डालने निकले थे, फिर गड्ढे में पड़ गए। तो सोचने की बात है कि वो जो प्रदीप चौहान वगैरह जो आप बोल रहे टेप वगैरह बनाई गई, वो तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। अपोजिशन बैठे में चिल्लाओ, कोई बात नहीं। जब इंदिरा जी अपोजिशन को सबक सिखाने गई, खुद डूब गई थी इंदिरा जी। इंदिरा जी खूब डूब गई थी ना। वो सबसे बड़ा राजनीति का सबक है कि भाई दूसरे के खिलाफ कुछ मत करते रहो, तुमको जनता से मतलब है, जनता जैसे खुश होगी वैसा कुछ करो, तो जनता आपके पीछे खड़ी हो जाती है। देखो उड़ीसा में बहुत बढ़िया सरकार नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी वो 5 साल से चुनकर आ रहे, 5 बार। नवीन पटनायक, इन्होंने बहुत बढ़िया गवर्नमेंट नहीं कि भाई उड़ीसा मॉडल, अब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ऐसे करते वो नहीं निकले। लेकिन उड़िया जनता के लिए अच्छी जिंदगी हो, कम से कम तकलीफ की हो, ये जो प्रयास किया है उसको बार बार लोग चुनकर दे रहे। लोकसभा में आधे से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन विधानसभा में नहीं मिली, क्योंकि वो फर्क जनता जानती है कि हमारे लिए नवीन पटनायक चाहिए, दिल्ली में मोदी चाहिए। अगर ये समझकर पवार हो या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में काम करते और देवेंद्र को सबक सिखाने की बात वगैरह दिमाग में नहीं लाते, तो आज भी सत्ता में रहते और उनकी गलती अगले चुनाव में माफ भी की जा सकती थी। लेकिन ये हमेशा उनकी बात, उद्धव ठाकरे वगैरह की बात हम सुनेंगे तो क्या चलती थी। खुद शरद पवार बोल रहे थे ना, मी पुन्हा येईन, ये तो मजाक का मामला बन गया, वो तो आ गया। वही देवेंद्र ने एक बार विधानसभा में बोला था, मैं समंदर हूं, मेरे किनारे घर बनाने की सोचो भी नहीं, मैं वापस आऊंगा तो घर भी निकल जाएगा आपका, दुआ दूंगा। उसने करके दिखाया। अगर ये उसको चांस नहीं देते, अपने एमएलए को खुश रखते, अपनी जनता को खुश रखते, अपने कार्यकर्ता को खुश रखते, तो इसकी जरूरत नहीं थी। देखो सत्ता देवेंद्र ने नहीं पलटी है, आपके जो नाराज एमएलए थे उन्होंने सत्ता पलटी है, और 1 साल से ज्यादा जो निकल आए एमएलए वो आज भी उनसे चिपके हुए। बीजेपी के पास ज्यादा एमएलए है, फिर भी हमको मिनिस्टर नहीं बनाया करके बगावत नहीं कर रहे। तो उस एमएलए के लिए फिर से चुनकर आना, ये इनकी प्रायोरिटी होती है। वो समझकर अगर आप काम करो तो आप बार बार चुनकर आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब षड्यंत्र बनाने में फंस गए और खुद ही उसमें फंस गए। अब खुद के साथ ये शरद पवार को भी लेकर डूब गए। शरद पवार उद्धव ठाकरे को उल्लू बनाने निकले थे, लेकिन खुद भी उल्लू बन गए। अब देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। क्या होगा भाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार का? नहीं, क्या होगा, उन्होंने सबका सत्यानाश किया है। वो जाकर वापस शुरू करे। हम वो देखते ना, सांप सीढ़ी का खेल होता है, तो नीचे गिर गए तो फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो। किस्मत वहां तक लाई थी, अगर वहां ढंग से खेलते तो वहां टिके रहते, जैसे योगी टिके हुए, मोदी टिके हुए। और भुजबल ने तो साफ बता दिया कि पटना से लौटकर शरद पवार ने बोल दिया कि फिर से मोदी आने वाला है, तो और उसकी क्या जरूरत है। सही तो बात। मोदी बार बार क्यों आ रहा है, ये जरा सोचो, ये जरा सोचो। लेकिन वो सोचेंगे नहीं,
भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच।